जय हिंद दोस्तों। हम लोग ये जो एक टॉपिक है कलरेबल लेजिस्लेशन का, छद्म विधायन के सिद्धांत का, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इस डॉक्ट्रिन वाले में तीसरा एक तरह से है। इससे पहले हम लोग टेरिटोरियल नेक्सस और पिथ एंड सब्सटेंस समझ चुके हैं। तो देखिए, छद्म विधायन का मतलब होता है, एक तरह का छद्म का मतलब होता है धोखा, कह लीजिए इसको छद्म तरीके से, यानी कि धोखे से। कलरेबल का मतलब भी यही है कि आपने किसी चीज़ को दूसरा रंग दे दिया जो एक्चुअल में वो नहीं है। और इसका एक मतलब ये भी है कि आप वो काम जिसको डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो उसको किसी दूसरे तरीके से या दूसरा रूप देकर, दूसरा कलर देकर भी नहीं कर सकते। और ये बात किसके लिए लागू होती है? ये बात लागू होती है लेजिस्लेशन के लिए। हम लोग देख रहे थे तो क्या है कि यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते वो काम आप अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वैसे देखने में तो ये लगता है कि जब कोई लेजिस्लेचर किसी ऐसे विषय पे कानून बना रहा है जो कहीं ना कहीं उसकी सीमाओं को, उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, उसको ट्रांसग्रेस कर रहा है, यानी उसको लांघ रहा है, उसके पार जा रहा है। तो और दिखा क्या रहा है? दिखा ये रहा है कि वो अपनी उस जुरिडिक्शन के अंदर है, अपनी उस सीमाओं के अंदर है। ठीक है। तो बेसिकली लेजिस्लेशन के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, विधायिका के लिए ये नियम है कि आपको, जो हम लोगों ने 7 शेड्यूल खूब पढ़ा हुआ है, और 7 शेड्यूल में ये बताया गया कि आप कौन कौन से कानून बना सकते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो जो विधायिका होती है वो जो कानून बनाती है वो 2 सीमाओं के अधीन होता है। कौन सी सीमाएं, कौन सी लिमिटेशन है? एक तो आपने देखा कि आप अगर 7 शेड्यूल वाली बात करेंगे तो 3 लिस्ट बनाई गई और सबको बताया गया कौन किस लिस्ट पे काम करेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट सीमा ये भी है कि आपने देखा है कि जो आपका आर्टिकल 13 है, जो फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में है, वो ये कहता है कि स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को छीन रहा हो। तो इसका मतलब आपके कानून बनाने की, लेजिस्लेशन की जो पावर है, इन जनरली 2 सीमाओं के अंदर है। ठीक है। तो अब क्या है कि मान लीजिए आप कोई ऐसा कानून बना रहे हो जो डायरेक्टली तो फंडामेंटल राइट या और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के वायलेशन में है, लेकिन आप उसको इस तरह से बना रहे हो कि वो लग रहा है कि वो विद इन जुरिडिक्शन है, अपनी संवैधानिक सीमा के अधीन है। ठीक है। तो होता क्या है कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ आप दिखा रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, उसके अंदर की छुपी हुई चीज़ कुछ और है, और जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो कुछ और है, जबकि उसका जो इस्तेमाल है, जो उसका यूज़ है, जो अंदर की छुपी हुई चीज़ है, जो आप दिखाना नहीं चाह रहे हो, उसी हिसाब से। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर कोई लड़का है, लड़के को बढ़िया से लिपस्टिक पाउडर लगा के, उसको बढ़िया से लड़कियों के कपड़े पहना के एकदम बैठाल दिया जाए तो क्या वो लड़की बन जाएगा? जबकि आपने दिखाने की कोशिश क्या करी कि वो बड़ा लड़की है और वो लड़की जैसी है, लेकिन सच बात यह है कि उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ वो लड़कों वाला है, वो लड़का ही बना रहेगा। भले ही आपने उसको ऊपर से कपड़े वपड़े पहना के, उसके बाल बड़े करके, लिपस्टिक पाउडर लगा के खूब बढ़िया उसको लड़की जैसा लुक भले ही दे दिया हो, लेकिन वो बना रहेगा, लड़का ही बना रहेगा। ठीक है। इसी तरह से ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है। बात समझने की कोशिश करिएगा। ये एक केस है, कौन सा? स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, 1952 का ये केस है। और ये इतना लीडिंग केस है कि
क्या बताया जाए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड था, और कहीं ना कहीं ये जो आपके लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड लॉ थे, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो लॉ थे, उस मामले में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉ था। ठीक है, समझ लेते हैं कहानी क्या हुई। कहानी ये हुई कि आपको अगर थोड़ा सा मालूम हो तो शुरुआत जब हुई, देश जब आज़ाद हुआ, तो कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए लैंड रिफॉर्म लॉ लाए गए। और लैंड रिफॉर्म लॉ का मतलब ये था, जो ज़मींदार लोग थे उनकी ज़मींदारी समाप्त की जा रही थी, और उनसे लैंड लेके जो एक्चुअल में किसानी करने वाले लोग थे, जो एक्चुअल किसान थे, उनको कहीं ना कहीं दी जा रही थी। एक बड़ा उद्देश्य ये था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि प्रोविज़न ये थे कि जब ये लैंड सरकार लेगी तो उसके लिए कंपनसेशन भी दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। ठीक है, जिसको आप कंपनसेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हुआ ये कि इनकी जो कामेश्वर सिंह जी रहे होंगे, इनकी बहुत सारी लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर करने के लिए कानून बनाया। कौन सा बनाया? एक बिहार लैंड रिफॉर्म लॉ था, जिसको इस केस में चैलेंज किया गया था, और इसके केस के तहत इनकी बहुत सारी लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली होगी। और जो कंपनसेशन देने का प्रोविज़न था उसमें बहुत सारी बातें शामिल थी, और कंपनसेशन दिए जाने का प्रोविज़न रखा गया था। इस कंपनसेशन दिए जाने के प्रोविज़न में इसी एक्ट का, ये बिहार लैंड रिफॉर्म जो था, उसी का एक सेक्शन था 23, और 23 में कुछ प्रोविज़न किए गए थे। और वो प्रोविज़न ये थे कि जो लैंड एक्वायर की जाएगी और उसके लिए जो कंपनसेशन दिया जाएगा, कंपनसेशन का जो एक ग्रॉस वैल्यू होगी, उस ग्रॉस वैल्यू से इस सेक्शन 23 में जो दी गई चीज़ें हैं उसको निकाल कर जो वास्तविक पैसा दिया जाना है, एक्चुअल दिया जाना है, नेट वैल्यू निकलेगी, वो जो दी जानी है वो इससे तय होगी। अब इसमें क्या था? इसमें यह था कि अगर कुछ लगान वगान बकाया है सरकार का तो वो भी इसमें शामिल था। इसमें अगर मान लीजिए नहर वहर बनाई गई थी और उसकी देखरेख के लिए अगर कुछ मेंटेनेंस वाली बात थी तो उस वक्त रहता होगा, जो बड़े किसान रहते होंगे उनसे कुछ इस तरह का मेंटेनेंस लिया जाता होगा, वो भी ले लिया जाएगा। अगर गांव में एक चौकीदार की, ग्राम चौकीदार की पोस्ट होती है, उसके गांव के रखरखाव के लिए उसका जो पैसा होता होगा वो भी ले लिया जाएगा। और अगर कोई रेंट वेंट बकाया है तो वो भी ले लिया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी। अब क्या हुआ कि जब इनकी लैंड ली गई और उसका मान लीजिए लैंड का वैल्यू 100 रुपये रखा गया, ये तय हुआ कि इनकी ग्रॉस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये। और उसके बाद ये सारी निकालने के बाद मान लीजिए हो सकता हो 50 रुपये या उससे कम तक ये कीमत, ये वैल्यू निकली हो, और उसके बाद में 40 रुपये या 30 रुपये या 20 रुपये तक भी ऐसे मामले आए जिसमें किसानों को देने की बात आई, या 30-40% तक कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू थी कम हो गई। अब जिस चीज़ के लिए 100 रुपये देने थे उसके लिए अगर 30, 40 या 50 रुपये देने पड़ रहे हैं तो ये कोर्ट ने कहा ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी भी है और जो कंपनसेशन के प्रोविज़न है उससे, उसके वायलेशन में भी है। देखने में तो आप लगता है कि कंपनसेशन दे रहे हो, लेकिन आपकी मंशा कहीं ना कहीं बगैर पैसा दिए हुए ही ले लेने की है। अगर जो चीज़ 100 रुपये की उसको आप 50 रुपये में ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत तो कर ही रहे हो। और ये क्या है? ये एक तरह से छद्म विधायन का एग्जाम्पल है, जिसके तहत बताने को तो आप 100 रुपये बता रहे हो कि हमने 100 रुपये आपको दिए या 100 रुपये आपकी वैल्यू तय हुई, लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में आप उसको 40 ही रुपये दे रहे हो। इस तरह से दिखा 100 रुपये रहे हो, दे 40 रुपये रहे हो, और ये कलरेबल लेजिस्लेशन है। और कोर्ट ने ये भी कहा ये भी कहीं ना कहीं फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो पावर वास्तव में आपके पास नहीं है, जब आप उसको ये दिखाते हो कि हम इस काम को करने के लिए सक्षम हैं, कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, और उसके बावजूद वो काम करते हो, तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन भी
कहा जा सकता है। तो इस पे बेसिकली कई बातें थी, कई केस लॉ भी हैं, लेकिन आप अपने पेपर के पॉइंट से इतना समझ लीजिए, इतने कॉन्सेप्ट से आपका काम हो जाएगा।